तो हे गाइस, लेकर आ चुके हैं इस एनिमे का एक न्यू एपिसोड वो भी तुम्हारे लिए। तो इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि गाइमारू एक लड़की का पीछा कर रहा होता है, पर लेकिन वो लड़की भी कम नहीं होती, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसके एक मौके में गाइमारू बेहोश होने वाला होता है, पर लेकिन वो अपने आप को जैसे जैसे संभालता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मैं इस लड़की को पकड़ूं कैसे। और तभी उससे एक आइडिया आता है और जैसे वो उस लड़की की ओर अटैक करने वाला होता है, सागिर उसे रुकने के लिए कहती है, पर लेकिन वो उसकी ओर अटैक नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो पेड़ों की डाल का इस्तेमाल करके उस लड़की को पकड़ लेता है। तो चलो देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। यहाँ पर वो लड़की उस डाल से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, पर लेकिन गाइमारू कहता है कि मुझे उस अमृत की तलाश है, इसलिए ज्यादा उछल कूद मत करो वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। और गाइमारू की इस धमकी को सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत जोर से रोने लगती है। और यहाँ पर जो सागिरी होती है वो उस लड़की को नीचे उतार के उसे शांत कर रही होती है। और फिर जब वो दोनों वापस से यूजुरिया और केंशी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों ने उस पेड़ वाले मॉन्स्टर को भी हरा दिया होता है। और यहाँ पर जब गाइमारू उस लड़की से पूछता है कि एलेक्सर कहाँ पर है, तो लड़की कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। और तभी वो पेड़ वाला मॉन्स्टर कहता है कि इस लड़की को मुझे दे दो, मैं तुम्हें गांव में ले चलता हूँ जहाँ पर वो एलेक्सर मिल सकता है। पर यूजुरिया कहती है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, इससे अच्छा हम इसी बच्ची से पूछ लेते कि वो एलेक्सर कहाँ पर है। पर लेकिन जब वो मॉन्स्टर कहता है कि इस गाँव में एक नहाने की बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है, तो यूजुरिया मान जाती है। पर लेकिन अभी भी सागिरी को इस मॉन्स्टर के ऊपर शक हो रहा होता है और यहाँ पर गाइमारू को सिर्फ उस एलेक्सर से ही मतलब होता है। और गाइमारू कहता है कि अगर इसे चला के दिखाने की कोशिश की तो मैं इसे वहीं पर मार दूंगा। और फिर कुछ देर चलने के बाद वो लोग उस गाँव में पहुंच जाते हैं, पर लेकिन वो गाँव बहुत ज्यादा वीरान था, वहाँ पर दूर दूर तक और कोई भी नहीं था। पर लेकिन घर के अंदर जाने के बाद गाइमारू जब अंदर की डेकोरेशन देखता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजुरिया नहा रही होती है और जो सागिरी होती है वो उसके ऊपर नजर रख रही होती है, पर लेकिन गर्म पानी को देख के सागिरी भी उसके साथ नहाने लगती है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर इन लोगों के लिए खाने के लिए फल लेकर आया होता है और केंशी उन फलों को देखकर लार टपका रहा होता है, जिस पर गाइमारू कहता है कि अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखो, क्या पता इसके अंदर जहर मिला हुआ हो। पर लेकिन गाइमारू उस पेड़ से एकदम सीधा पूछ लेता है कि मुझे इस जगह और एलेक्सर के बारे में सब कुछ जानना है और ये भी कि तुम्हारा इस बच्ची के साथ क्या रिलेशन है। और फिर नहाने के बाद सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं और वो पेड़ वाला मॉन्स्टर बताने लगता है कि मुझे तुम इंसानों का तो पता नहीं है, पर लेकिन इस आइलैंड के ऊपर भगवान रहते हैं। यहाँ पर गाइमारू पूछता है क्या वो एलेक्सर सच में एग्जिस्ट करता है, जिससे वो पेड़ बोलता है हाँ हम उसे टैन कहते हैं। गाइमारू कहता है कि अभी वो एलेक्सर मुझे कहाँ पर मिलेगा, जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि इस आइलैंड को 3 हिस्सों में बांटा गया है और सबसे अंदर वाले हिस्से में टैन को रखा गया है एकदम सेफ्टी से। और ये बात सुनकर गाइमारू को इस मिशन को पूरा करने की एक उम्मीद नजर आती है, पर लेकिन वो कहता है क्या तुमने सच में उस एलेक्सर को कभी अपनी आंखों से देखा है, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। जिससे वो मॉन्स्टर कहता है कि जब तुम इस आइलैंड के गॉड टेंशन से मिलोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। और तभी सीन चेंज होता है और अब आधा चोबी को देखते हैं जो टेंशन को बीच में से काट देता है, पर लेकिन वो रीजनरेट होने लगता है। और यहाँ पर वो पेड़ वाला मॉन्स्टर कह रहा होता है कि तुम ये सब बस इसलिए बोलो क्योंकि अभी तक तुमने उनसे फाइट नहीं किया, उनकी पावर का स्तर अलग ही लेवल पर है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। और तभी हम देखते हैं कि टेंसी ने तोमा और आधा चोबी को बड़े आराम से हरा दिया होता है। और यहाँ पर गाइमारू तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि इस आइलैंड से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं जा पाया, तुम कहना क्या चाहते हो। जैसे वो पेड़ वाला मॉन्स्टर कहता है कि ना ही तुम मेरे दुश्मन हो ना ही मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें बस सच्चाई बता रहा हूँ। जो भी इस आइलैंड पे कदम रखता है उसे हमारे भगवान टेंसी मार देते हैं। हमारे भगवान टेंसी अपराधियों को सजा देते हैं, पर लेकिन वो जिन्हें भी सजा देते हैं वो आम मौत नहीं मरते हैं, बल्कि वो एक खूबसूरत फूल में बदल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टेंसी आधा चोबी और तोमा को नीचे फेंक देते हैं और नीचे गिरने के बाद पेड़ की डालियां आधा चोबी को पकड़ने लगती है, पर लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पेड़ अपने हाथ को उखाड़ देता है और वापस से रीजनरेट करके दिखाता है और कहता है कि मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है। और वो अपना नाम बताता है होको और इस लड़की का नाम बताता है मैं, और कहता है कि तुम मानो या ना मानो ये शिनशिन क्यों ही है और हम यहाँ पर हजारों सालों से रहते आ रहे हैं और इस आइलैंड के इंसानों का भाग्य हमारे भगवान के हाथों में ही है और उनके रहते हुए इस आइलैंड से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। और फिर कुछ देर बाद गाइमारू और सागिरी बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं और सागिरी कहती है कि गाइमारू तुम्हें क्या लगता है वो पेड़ सच बोल रहा है, जिस पर गाइमारू कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो पेड़ एकदम सच बोल रहा है सिवाय एक चीज के, उस गॉड टेंशन के। और यहाँ पर सागिरी बताती है कि केंशी के मुताबिक टेंशन अभी तक का सबसे पावरफुल सन्यासी है और अभी वो सन्यासी उराई में मतलब कि इस आइलैंड के सबसे अंदर वाले हिस्से में उस एलेक्सर की रक्षा कर रहा है। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रियां है जो इन लोगों को सुलझानी है। पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सन्यासी हमें उस एलेक्सर को हासिल करने देगा। और फिर जो गाइमारू होता है जब वो वॉशरूम जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मैं पहले से ही नहा रही होती है, पर लेकिन गाइमारू बेशर्मों की तरह उसी लड़की के सामने अपने कपड़े उतारने लगता है और कहने लगता है कि हमारे गाँव में लड़के और लड़की साथ में नहा सकते हैं और वैसे भी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन सब चीजों के बारे में सोचे। पर लेकिन यहाँ पर सागिरी देखती है कि उस लड़की के ऊपर एक गहरा सा निशान है और साथ ही उसके बाल भी बिगड़े हुए हैं। और फिर सागिरी उस लड़की की नहाने में हेल्प करती है और साथ ही उसके बालों को भी ठीक कर रही होती है। गाइमारू कहता है ये कितने लापरवाह लोग हैं, हम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इलाके में है, पर लेकिन इन लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है। और तभी गाइमारू को अपने वाइफ की एक बात
याद आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गाविमारू की वाइफ उसे नहाने में हेल्प कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें नहाकर अपने आप को हमेशा फ्रेश रखना चाहिए, वरना तुम लड़ाई के दौरान कभी भी बेहोश हो सकते हो, इसलिए तुम चुपचाप नहाओ। और यहाँ पर गाविमारू कहता है कि तुम मेरे लिए हमेशा बहुत ज्यादा खूबसूरत रहोगी, इसलिए तुम्हें मुझसे अपने इस घाव को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के जो वो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है, मतलब कि खुशी से रोने लगती है। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर गाविमारू मे से कहता है कि तुम्हें अपने इस घाव को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसके चेहरे पे ऐसा ही घाव है, पर लेकिन मैंने आज तक उससे सुंदर कोई भी लड़की नहीं देखी है। और इसके बाद हम यामाडा क्लैन के डेंजा की बैक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम फकीर इंसान है और साथ ही उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा गरीब है, और इसी के चलते लोग इसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहा करते थे, पर लेकिन ये उन्हीं को मार के अपना पेट भरा करता था। और तभी डेंजा की लड़ाई कुछ स्वॉर्डमैन से हो जाती है, और उन्हीं में से एक यामाडा क्लैन का एग्जीक्यूटिव होता है जो डेंजा को अपने साथ लेकर चला जाता है। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेंजा और नोरुगाई आइलैंड के किनारे पे घूम रहे होते हैं ताकि वो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सुनहरे बाल वाली लड़की आ जाती है, जिसे देखकर डेंजा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डेंजा कहता है कि आखिर ये कौन है और आई कहाँ से है। और तभी वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों है, मैंने जंगलों में बहुत सारे मॉन्स्टर की लाश देखी, ये बिल्कुल भी साधारण बात नहीं है। और वो कहती है क्या ये तुमने किया है। और देखते देखते वो लड़की भी एक लड़के में बदल जाती है, जैसा कि हमें पता है कि ये कोई टेंजी है और यहाँ पर मतलब कि ये भी एक सन्यासी है। और ये सब देख के ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से भाग लगते हैं, जिस पर ये बंदा बोलता है कि भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और ये बंदा डेंजा के सामने आकर उसे बहुत ही हल्के से छूता है, पर लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि डेंजा बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और तभी वो सन्यासी नोरुगाई के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन वो उसके हमले से बच जाती है, जिसमें वो कहता है कि एक इंसान होने के बावजूद तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो। और फिर नोरुगाई डेंजा के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। और ये सन्यासी इन लोगों की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जो डेंजा होता है वो बहुत ही स्पीड में उठ के इसकी आंखों को कट कर देता है और कहता है कि नोरुगाई हम इसे नहीं हरा सकते हैं, इसलिए जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तो यहाँ से भागना शुरू कर देना। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की आंख हील हो जाती है और वापस से डेंजा उसके ऊपर हमला कर देता है, और इस हमले से उसकी गर्दन कट जाती है और साथ ही हाथ भी कट जाते हैं। और डेंजा कहता है कि नोरुगाई जल्दी से यहाँ से भागो, और वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी आधी कटी बॉडी के साथ उन्हीं के साथ भागने लगता है, और हम देखते हैं कि इसकी गर्दन हील होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक तलवार आके उसकी गर्दन को वहाँ से कट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि ये एक और यामाडा क्लैन का मेंबर होता है जिसका नाम शियोन है। और तभी शियोन डेंजा से कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भागो। और नोरुगाई पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, जिस पर डेंजा बोलता है कि ये मेरे मास्टर है। नोरुगाई कहता है कि पर ये तो अंधे है ना, पर लेकिन अंधे होने के बावजूद ये जंगल में इतनी तेजी से कैसे भाग सकते हैं, जिस पर डेंजा बोलता है कि मेरे मास्टर के पास आंखें नहीं है, पर लेकिन उनके सारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट और उसे कई ज्यादा है। और फिर कुछ देर भागने के बाद ये तीनों उस लड़की से बच के आ जाते हैं, और यहाँ पर डेंजा नोरुगाई को बताता है कि ये मास्टर है जिन्होंने मुझे तलवारबाजी सिखाई है, और साथ ही यामाडा क्लैन में 4th नंबर पर आते हैं। तभी शियोन कहता है कि तुम अभी भी गलत तरीके से तलवार चला रहे हो, जिस पर डेंजा बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मुझे माफ कर देना, पर लेकिन आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। जिस पर शियोन कहता है कि मेरा काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से जा रहा था, पर लेकिन मुझे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला, पर लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे एक रास्ता मिला, पर लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी इस आइलैंड से जा रहा है मैं उन्हीं के साथ चले जाता हूँ। डेंजा कहता है ठीक है हम दोनों आपके साथ चलेंगे, पर शियोन कहता है कि तुमने अभी तक इस क्रिमिनल को मारा क्यों नहीं। और वो बताने लगता है कि मेरे साथ जो लड़की थी उसने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसको उसी वक्त मार दिया। डेंजा शियोन को समझाने लगता है कि ये बस एक छोटी बच्ची है और इसने आज तक कुछ भी गलत काम नहीं किया है, पर शियोन कहता है कि कोई भी तलवार अपनी मर्जी से नहीं चलती है और तुम्हारी इस गलती की वजह से यामाडा क्लैन के ऊपर धब्बा लग सकता है। डेंजा कहता है कि मास्टर आपने मुझे तलवार चलाना सिखाया है और नोरुगाई का भी हक बनता है कि वो आजादी से अपनी लाइफ को जिए। डेंजा कहता है कि मास्टर मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा दयालु इंसान है, तो प्लीज इसे माफ कर दीजिए। जिस पर शियोन कहता है तुम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इसे नहीं मारूंगा, तो चलो अब बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन तभी उन तीनों के पीछे वही लड़की आ जाती है और कहने लगती है लगता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो, और तभी वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और शियोन उन दोनों को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और इसकी वजह से उसका गला कट जाता है। और ये देख कर डेंजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस बंदी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर लेकिन यहाँ पर शियोन उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, पर लेकिन गला कटने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और वो सन्यासी कहता है डेंजा से कि तुम्हारे ये फालतू के अटैक मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, मुझे इनकी आदत हो चुकी है, पर लेकिन टैन बनने के लिए तुम्हारा जिंदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन तुमने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और हम देखते हैं कि डेंजा के अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, पर लेकिन जब वो लड़की उसके ऊपर अटैक करती है मतलब डेंजा के ऊपर अटैक करती है तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इन दोनों को कैसे भी करके बचाना होगा, और वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। पर लेकिन इस बार जब वो उसके ऊपर हमला करती है तो डेंजा और भी ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और डेंजा कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और बहुत कोशिश करने के बाद
बाद जब वो बोलता है तो उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है और ये सब देखकर शियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और यहाँ पर डेंजा मन ही मन उसे मना कर रहा होता है और भागने के लिए कह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि शियोन उसके ऊपर हमला करने की जगह नोरुगाई को वहाँ से लेकर भागने लगता है। और यहाँ पर डेंजा कह रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना और नोरुगाई तुम्हें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। और यहाँ पर डेंजा उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमले करने लगता है ताकि उन दोनों को भागने का टाइम मिल सके। तो हे गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो और मैं तुमको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।